जेल में भी आशाराम अपने पैतरे से बाज नहीं आ रहे हैं। किसी न किसी तरह हर उस तिक्रम को आजमाने की कोशिश में जुटे हैं जिससे उनकी नरक बनी जिंदगी ऐशो आराम से कटे। उनके चेले भी इसी कोशिश में लगे हैं, लेकिन आशाराम को राहत नहीं मिल पा रही। सलाखों के पीछे पहुंचने के बाद भी आसाराम की तरफ से लगातार खराब सेहत की दुहाई दी जा रही है। आसाराम ने अब चिट्ठी भेजकर अपना इलाज एक महिला वैद्य से कराने की मांग की है। शुरू में आसाराम के वकीलों ने इस चिट्ठी पर खुद सवाल खड़े किए थे, लेकिन बाद में साफ हो गया कि इसे लिखा किसी और ने था और दस्तखत आसाराम ने किए थे। पहले आसाराम के बीमारी से पीड़ित होने की बात कही जा रही थी, अब 3 बीमारियों की दलील दी जा रही है। आसाराम को जेल का खाना भी नहीं भा रहा, इसके लिए भी वो सेहत का हवाला दे रहे हैं। ये मेडिकेटेड फूड की थी क्योंकि वो 14 साल से कुछ 3 सीरियस बीमारियों के मरीज रहे हैं। कोर्ट ने अब 2 डॉक्टरों की मेडिकल बोर्ड से आसाराम की स्वास्थ्य जांच करवाकर 10 सितंबर से पहले रिपोर्ट देने को कहा है। डॉक्टर इसकी भी जांच करेंगे कि क्या जेल का खाना खाने से आसाराम की सेहत पर खराब असर तो नहीं होगा। सेहत की आड़ में आसाराम ने पहले भी गिरफ्तारी से बचने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम रहे थे। हमने बार बार कहा कि डॉक्टर्स ने कहा था कि ही इज मेंटली एंड फिजिकली फिट। एक तरफ आसाराम जेल के अंदर अपने लिए कई सुविधाओं की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन्हें मिल रही सुविधाओं के खिलाफ बड़ी संख्या में लोगों ने जेल के बाहर प्रदर्शन किया। इनकी मांग थी कि आसाराम के साथ एक कैदी जैसा सुलूक होना चाहिए। ललित के साथ देवेंद्र सिंह, जोधपुर, इंडिया न्यूज। अंदर की बात यह है कि राजस्थान सरकार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साफ निर्देश दिया है कि आशाराम को कथावाचक माना जाए, उनके साथ संत की तरह व्यवहार नहीं किया जाए और न ही जेल के भीतर ऐसी कोई खास सुविधा दी जाए। दरअसल राजस्थान सरकार ने गृह मंत्रालय को आशाराम की गिरफ्तारी को लेकर जो रिपोर्ट भेजी थी उसमें उनके लिए संत और बापू जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने उसे आशाराम पर नरमी नहीं बरतने को कहा। इसके बाद जेल के अंदर आशाराम को मिल रही स्पेशल सुविधाओं में कमी की गई, जिससे आशाराम परेशान हो। गिरफ्त में आए आशाराम के राजदार अब उनके लिए मुसीबत बन गए हैं। सालों से आशाराम का सबसे खासम खास रहा शिवा से जोधपुर पुलिस को बड़े सबूत मिले हैं। ये सबूत आने वाले दिनों में आशाराम की मुश्किल कई गुना बढ़ा सकते हैं। छिंदवाड़ा आश्रम की वार्डन शिल्पी जल्द जोधपुर पुलिस की गिरफ्त में आने वाली है। जोधपुर पुलिस आसाराम के सबसे बड़े राजदार, उनके मुख्य सेवादार शिवा और छिंदवाड़ा आश्रम की वार्डन शिल्पी को मानती है। शिवा से सख्ती से पूछताछ के बाद जोधपुर पुलिस को कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण मिले हैं जिससे तफ्तीश को मजबूती मिलेगी। जो कोई भी तथ्य डॉक्यूमेंट हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, जो कोई भी पुलिस के सामने आए उन पे इन्वेस्टिगेशन किया। लेकिन जोधपुर पुलिस इस सवाल पर खामोश है कि क्या शिवा के मोबाइल से उसे कोई ऐसा MMS मिला है जिसमें आसाराम पर लगे आरोप पुख्ता हों। क्या कोई मूवी या वीडियो क्लिप? ये तथ्यहीन बातें। क्या कोई मूवी या वीडियो क्लिप? ये तथ्यहीन बातें। जोधपुर सेशंस कोर्ट ने भी जोधपुर पुलिस से पूछा है कि आसाराम के मुख्य सेवादार शिवा से जांच में क्या उसे कोई MMS भी मिला है जिसकी मीडिया में चर्चा है। इस पर पुलिस ने फिलहाल ना में जवाब दिया है। उधर पुलिस ने साफ संकेत दिए हैं कि छिंदवाड़ा आश्रम की वार्डन शिल्पी जल्द से जल्द पूछताछ के घेरे में आएगी। शिल्पी से जब भी पुलिस को अनुसंधान करना होगा उसी समय शिल्पी से अनुसंधान किया। डीसीपी की बातों से साफ लग रहा है कि शिल्पी तक पुलिस के हाथ पहुंच चुके हैं और वो पूछताछ में आसाराम पर लगे आरोप से जुड़े कई राज से पर्दा उठाने की उम्मीद में है। ललित सिंह के साथ देवेंद्र सिंह, जोधपुर, इंडिया न्यूज। अंदर की बात यह है कि जोधपुर पुलिस की टीम जब छिंदवाड़ा आश्रम गई थी तब वहां शिल्पी से पुलिस टीम की मुलाकात हुई थी। तभी से शिल्पी पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। शिल्पी की हर हरकत और ठिकाने के बारे में जोधपुर पुलिस की नजर है। बार बार बुलाने के बावजूद वो पूछताछ के लिए जोधपुर नहीं आ रही, इसीलिए पुलिस अब उस पर शिकंजा कसने वाली है। पुलिस को पता है कि शिल्पी किस जगह पर है, इसीलिए वो निश्चिंत है। जोधपुर पुलिस अब कभी भी उसे शिकंजे में लेकर पूछताछ कर सकती है। आशाराम के बाद अब उनके बेटे नारायण साईं का राज भी खुलने लगा है। अब तक सिर्फ आरोप लगते रहे हैं, इस बार सबूत भी सामने आया है। इंदौर कोर्ट परिसर में कपड़े से मुंह ढकी एक महिला ने जो कुछ भी कहा वो बेहद चौंकाने वाला है। अब नारायण साईं भी शायद नहीं बचने वाले। आसाराम जेल की हवा खा रहे हैं। अब बेटे नारायण साईं के जेल जाने की भी बारी आ गई है।
मेरे 2000 में आशाराम बापू के जो बेटे हैं नारायण साईं, उनसे हमने दीक्षा ली थी 2000 में, मेरे और मेरे पूरे परिवार ने। और बहुत ज्यादा श्रद्धा थी, छोटी से छोटी बात, छोटी से छोटी आज्ञा हम उनकी बहुत श्रद्धा से मानते थे। और 2004 में उनके बेटे ने मेरी शादी कराई, ये कह के कि तेरी तो बहुत अच्छे नसीब है कि तेरी परमात्मा शादी करा रहा है। और ये उनका खास सेवादार था ईश्वर वाधवानी, जो कि मुझे ये कहा कि वो तलाकशुदा है, लेकिन वो ऑलरेडी मैरिड था। महिला का आरोप है कि नारायण साईं खुद उससे शादी करना चाहते थे। अब तू मेरे भी साथ फेरे ले ताकि तेरी शादी हमेशा के लिए मतलब अटूट हो जाए। मतलब इस महिला का आरोप है कि 10 दिसंबर 2004 को नारायण साईं ने उसके साथ छेड़छाड़ की भी कोशिश की थी। उसने मुझे ऊपर अपने कमरे में बुलाया जहां वो अकेले थे, और जब मैंने उनको जाके बताया कि साईं आपने जिससे मेरी शादी कराई है वो मुझे परेशान कर रहा है और जो है बच्चा गिराने के लिए मुझे प्रेशर डाल रहा है, और आपने तो मुझे कहा था कि वो जो है तलाकशुदा है, लेकिन वो शादीशुदा है। महिला का 8 साल का बच्चा भी है। और ये लोग इतने स्ट्रांग हैं, और मेरी ये लड़ाई सिर्फ मेरे बेटे की आइडेंटिटी के लिए है, जिसमें मुझे सिर्फ आप लोगों की वजह से हिम्मत आई कि जब आपने एक छोटी बच्ची के लिए इतनी हेल्प की तब मेरी भी हेल्प कीजिए। नारायण साईं पर लगे इस आरोप के बाद अब उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। एहतियाब शेख, इंदौर, इंडिया न्यूज। अंदर की बात यह है कि आश्रम में सभी जानते हैं कि बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। नारायण साईं पर आरोप पहले भी लगते रहे हैं, लेकिन इस बार जब आशाराम का मामला बड़ा हो गया तो पीड़ित ने हिम्मत दिखाई। दरअसल नारायण साईं ने इस महिला का इस्तेमाल किया। शादी से पहले यह महिला आशाराम और नारायण साईं की भक्त थी। इसी दौरान वो नारायण साईं के संपर्क में आई। सूत्र बताते हैं कि नारायण साईं ने इसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। जब लड़की गर्भवती हो गई तब नारायण साईं ने इसकी शादी अपने एक सेवादार से करवा दी। लड़की को ये नहीं बताया कि सेवादार शादीशुदा है। शादी के कुछ दिन बाद सेवादार ने महिला से रिश्ता खत्म कर दिया। पीड़ित लड़की जब इसकी शिकायत लेकर नारायण साईं के पास पहुंची तो नारायण साईं ने दोबारा उसके साथ छेड़छाड़ की कोशिश की। अब जान से मारने की धमकी उसे दी जा रही है। आशाराम पर यौन शोषण के आरोप से स्वामी रामदेव भी शर्मिंदा हैं। स्वामी रामदेव ने कहा है कि उन्होंने आशाराम के आरोपों का सामना करने की नसीहत दी थी, लेकिन संतों के लिए आचार संहिता बनाने की बात स्वामी ने कही भी, लेकिन शायद ही वो ये भी कह गए कि शायद ऐसा करना संभव न हो पाए। इस पूरे मुद्दे पर मैं मानता हूं कि जो कुछ हुआ है बहुत शर्मनाक हुआ है। बाबा रामदेव आसाराम पर लगे आरोपों को गंभीर बता रहे हैं। रामदेव ने साफ कर दिया है कि मैं उनका बचाव नहीं करता, सबको कानून का पालन करना चाहिए। मैंने आदरणीय आशाराम बापूजी को कभी डिफेंड नहीं किया। आशाराम जी के ऊपर कोर्ट में केस प्रारंभ हो चुका है, उस पर कानूनी जांच चल रही है। कानून हिंदुस्तान का साधु संतों और आम नागरिकों के लिए अलग नहीं है। मौजूदा दौर में संतों को लेकर कोई नई आचार संहिता बनाए जाने की जरूरत को रामदेव ने नकार दिया। उन्होंने कहा कि ये पहले से मौजूद है, जरूरत है तो बस इस पर मजबूती से अमल करने की। साधु संत महात्माओं के लिए आचार संहिता और उनकी गवर्निंग बॉडी हर एक मत संप्रदाय में पहले से ही मौजूद है, इसलिए कोई प्रश्न ही नहीं बनता है। बस उसका उस संप्रदाय को पूरी गंभीरता, प्रामाणिकता, दृढ़ता से, कठोरता से पालन करना चाहिए। रामदेव ने बार बार दोहराया कि साधु की छवि साफ सुथरी होनी चाहिए, जिससे समाज में उन्हें आदर मिल सके, न कि लोग उन्हें संदेह की नजर से देखें। नेहा केसरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली, इंडिया न्यूज। अंदर की बात यह है कि बाबा रामदेव खुद व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, इसीलिए उन्होंने जनता के बीच बार बार जाना पड़ता है। रामदेव को लगता है कि अगर इस मसले पर उन्होंने चुप्पी साधे रखी तो इससे लोगों में गलत संदेश जाएगा, इसीलिए उन्होंने इस पर संभल कर सफाई दी। रामदेव खुद कालाधन और भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़क पर उतरने की तैयारी में हैं। ऐसे में लोगों को जगाने की मुहिम छेड़ने से पहले वो ये साफ कर देना चाहते हैं कि देश के अहम मसलों पर उनकी राय क्या है। कानून की नजर में सबको बराबर बताकर रामदेव ने साफ कर दिया है कि जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। मोदी ने क्यों कहा था कि वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने वाले बर्बाद हो जाते हैं? अब ये बात धीरे धीरे साफ होने लगी है। बीजेपी के अंदर खाने की खबर यह है कि आडवाणी खुले मन से दिल्ली दरबार की दावेदारी के लिए मोदी का स्वागत करने को तैयार फिलहाल नहीं दिखाई पड़ा। बुधवार रात आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की लालकृष्ण आडवाणी और सुषमा स्वराज से बातचीत हुई थी। आडवाणी के घर डिनर पर तीनों मिले। मोहन भागवत ने मोदी को पीएम उम्मीदवार घोषित करने पर आडवाणी की राय पूछी।
जवाब में आडवाणी ने कहा, मुझे मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित करने से परहेज नहीं है, लेकिन सही समय का इंतजार करना चाहिए। फिर आडवाणी ने कहा, जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं वहां के नेताओं को भरोसे में लेकर कोई ऐलान होना चाहिए। इसके बाद आडवाणी ने सबसे खास बात कही कि अभी बंजारा मामला भी सामने आया है, उसके कानूनी पहलुओं पर भी विचार करना चाहिए। इशारा मोदी की ताजा मुश्किल से जुड़ा है। इस तरह आडवाणी ने संघ से अपने मन की बात कह दी है। उधर शिवराज सिंह चौहान ने मोदी की दावेदारी पर अपनी आपत्ति से जुड़ी खबरों को खारिज कर दिया है। शिवराज ने ट्वीट कर कहा है कि सही समय पर बीजेपी अपने पीएम पद के उम्मीदवार का ऐलान करेगी। दिल्ली में आरएसएस और बीजेपी की समन्वय बैठक 8 और 9 सितंबर को होनी है, लेकिन अभी से ये संकेत सामने आने लगे हैं कि संघ के लिए मोदी की राह साफ करना आसान नहीं होगा। यतेंद्र शर्मा के साथ मनीष अवस्थी, दिल्ली, इंडिया न्यूज। अंदर की बात यह है कि संघ ने आडवाणी को आश्वासन दे रखा है कि चुनाव में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी अगर 200 से ऊपर सीटें लाने में कामयाब होती है तो मोदी पीएम बनेंगे और इससे कम सीटें मिलने पर आडवाणी को मौका मिलेगा। इसी को देखते हुए आडवाणी मोदी से दूरी जताकर खुद को सेक्युलर कहने वाले दलों को संदेश देना चाहते हैं कि वो लगातार मोदी और आरएसएस का विरोध करते रहे हैं, ताकि अगर गठबंधन की संभावना बने तो उन पर आम सहमति बनाने में दिक्कत न हो। दिल्ली की दावेदारी को लेकर नरेंद्र मोदी की चुनौती बढ़ती जा रही है, लेकिन पार्टी के भीतर कई नेता उनको लेकर खुलकर अपनी राय रख रहे हैं। बाहर से भी उन्हें मजबूत समर्थन मिल रहा है। आज एक बार फिर रामदेव ने उन्हें पीएम पद का उम्मीदवार जल्द से जल्द घोषित करने की मांग की। आडवाणी की वजह से मोदी की राह की मुश्किलें भले ही बढ़ती दिख रही हो, लेकिन पार्टी के भीतर कई नेता अब खुलकर मोदी के समर्थन में खड़े हो रहे हैं। भैया, हम लोग चाहते हैं कि कांग्रेस के पाप से देश मुक्त हो और मोदी जी अपनी यात्रा को लगातार आगे बढ़ाते रहें। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान को भले ही लग रहा हो कि विधानसभा चुनाव से पहले अगर मोदी के नाम का ऐलान हुआ तो उनका नुकसान हो सकता है, लेकिन उन्हीं के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने साफ कर दिया है कि मोदी के नाम का ऐलान होने से कोई नुकसान नहीं होने वाला। मुस्लिम समाज भी चाहता है कि यह देश जिस तरीके से गहरे गड्ढे की ओर जा रहा है, अगर कोई बचा सकता है तो नरेंद्र मोदी बचा सकते हैं। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर भी अब मोदी पर दिए अपने बयान से पलट गए हैं। पर्रिकर के हवाले से पहले खबर आई थी कि मोदी राष्ट्रवादी हिंदू नहीं है, क्योंकि हिंदू कभी किसी पर हमला नहीं करता है। लेकिन अब वो न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू को तोड़ मरोड़ कर पेश किए जाने की बात कर रहे हैं। मोदी को सबसे बड़ा समर्थन बाबा रामदेव की तरफ से मिला है, जो खुलकर उनकी तरफदारी कर रहे हैं। मोदी कर रहा है और यदि उसको प्रधानमंत्री देश का बनने का सौभाग्य मिलेगा तो देश में भी कुछ बड़ा काम करेगा। वो करने के सपने देखता है, खाली सोचता नहीं है। मोदी छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में शनिवार को बीजेपी की एक बड़ी रैली में पहुंचेंगे और वहां हो सकता है कि वो कोई बड़ा संकेत दें। पटना से शैलेंद्र साहिल और इंदौर से एहतियाब शेख के साथ नेहा केसरी, दिल्ली, इंडिया न्यूज। अंदर की बात यह है कि संघ ने साफ साफ कह दिया है कि बीजेपी के हर नेता को नमो नमो जपना होगा। बदलते माहौल में नेताओं के पास मोदी के नाम का नारा लगाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। गुट जो भी हो, चाहे वो राजनाथ सिंह का हो, अरुण जेटली का हो या फिर सुषमा स्वराज का, सभी धड़ों के नेताओं को में मोदी के गुट बुक में शामिल होने की होड़ लगी है। इसीलिए एक एक कर नेता उनके समर्थन में खड़े होते दिख रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस की चुनाव प्रचार समिति की कमान संभालने के बाद अपना एजेंडा साफ कर दिया। उन्होंने दिग्विजय सिंह को इशारों में संकेत दिया कि जल्दबाजी ठीक नहीं। पहले सरकार तो बने। देखिए, जिंदगी में कभी भी गाय को बैलगाड़ी के सामने होना चाहिए, बैलगाड़ी को गाय के सामने नहीं। सुना आपने, ज्योतिरादित्य सिंधिया किसी और को नहीं बल्कि ये नसीहत दिग्विजय सिंह को दे रहे हैं। भरोसा नहीं होता तो जरा ये बात भी सुन लीजिए। मुख्यमंत्री का तो मैंने सदैव कह दिया है कि मुख्यमंत्री कोई भी बने उससे मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन सोनिया गांधी जी और राहुल जी का जो सोच विचारधारा है उसके आधार पे लोखंडमुखी सरकार मध्य प्रदेश में स्थापित हो। जूनियर सिंधिया साफ कर रहे हैं कि वो मैदान में लंबे समय के लिए उतरे हैं, बस चुनाव के लिए नहीं। मध्य प्रदेश की राजनीति से दिग्विजय सिंह का संन्यास इसी साल खत्म हो रहा है, लेकिन उन्हें अब एहसास हो चुका है कि शायद उनका वक्त अब बीत चुका है।
I am available to the party in whichever slot they want to fit me. I will abide by that. दरअसल शिवराज सिंह चौहान को टक्कर देने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया की काबिलियत पर दिग्विजय ने इशारों में सवाल खड़े किए थे। उन्होंने चिट्ठी तक लिखकर अलग अलग कमेटी बनाकर चुनाव अभियान चलाने का विरोध किया था, लेकिन आलाकमान ने दिग्विजय सिंह की बात को दरकिनार कर दिया। राकेश अग्निहोत्री, भोपाल, इंडिया न्यूज। अंदर की बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का भला थोड़ा जनाधार हो, चेहरा भी अच्छा हो, राजनीति भी विरासत में मिली हो, लेकिन उन्हें पता है कि मध्य प्रदेश की राजनीति एक आग का दरिया है और उसमें डूबकर उन्हें जाना है। इसीलिए वो तोल मोल कर बोल रहे हैं, क्योंकि उनके हर शब्द को दूरबीन से नापा जा रहा है, ताकि अगर वो छोटी से छोटी गलती करें तो उनके विरोधी तुरंत उसे दिल्ली दरबार में अपने हिसाब से पेश कर सकें। चीनी घुसपैठ पर एक बार फिर सरकार ने गोलमोल जवाब दिया है। रक्षा मंत्री ने अपनी तरफ से सफाई तो दी, लेकिन कई सवालों पर वो चुप रह गए। इस आधी अधूरी सफाई पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। चीन के पूर्वी लद्दाख के डीपीओ सेक्टर में लगातार हो रही घुसपैठ पर रक्षा मंत्री ने संसद के दोनों सदनों में बयान दिया। उन्होंने चीन की तरफ से 640 वर्ग किलोमीटर पर कब्जे की खबर को पूरी तरह खारिज कर दिया। I would like to assure the House that there is no question of India ceding to China any part of Indian territory. एंटनी ने भले ही चीन की तरफ से भारतीय इलाके में कब्जे की बात को नकारा हो, लेकिन वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के चेयरमैन श्याम सरन की रिपोर्ट में शामिल बाकी मुद्दों पर खामोश दिखे। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि एलएसी पर जहां चीनी सैनिक भारतीय जवानों को रोक दें, वही पेट्रोलिंग की उनकी आखिरी सीमा बन जाती है। इससे साफ था कि चीनी सैनिक बार बार एलएसी पर मनमानी कर रहे हैं, लेकिन रक्षा मंत्री इस पर खामोश रहे। विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है। तो सरकार का एटीट्यूड है और रिस्पांस है, वो इतना कैजुअल, इतना कंट्राडिक्टी, इतना कंफ्यूज है कि इससे तो कहीं ना कहीं लगता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा पर समझौता करती दिख रही है सरकार। सवाल ये भी है कि आखिर सरकार सच से कब तक मुंह फेरती रहेगी। सिर्फ हालात सामान्य होने और जरूरी कार्रवाई करने का तर्क क्या तब भी काम आएगा जब चीन अपनी खतरनाक साजिश को कामयाब बनाने के करीब आ जाएगा। राकेश कुमार सिंह के साथ मिथिलेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। अंदर की बात यह है कि सरकार बहुत अच्छी तरह से जानती है कि चीन से उसे एक रणनीति के तहत निपटना है, और चीन की पूरी कोशिश इस बात की है कि भारत किसी भी हाल में हमारी बराबरी में खड़ा न हो पाए। चीन जानता है कि वो भारत पर सीधा हमला नहीं कर सकता, इसीलिए मौजूदा माहौल में चीन अपनी हरकतों से जता रहा है कि हमसे दोस्ती ही नहीं, दुश्मनी भी संभल कर करना। इसी वजह से वो पूर्वी लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक एलएसी पर लगातार घुसपैठ की कोशिशें करता है। अंदर की बात में आज इतना ही, लेकिन इसके बाद है सलाखें।